हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो ये जितने देखने में हार्ड लगता है उतना हार्ड नहीं है। अगर तुम लोग इसे अच्छे से समझोगे तो तुम्हारे जो कंसेप्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और तुम लोगों को ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, तो सबसे पहले दिमाग में एक सवाल उठता है कि व्हाट इज एबनॉर्मेलिटी एंड व्हाट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम इसी चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो आगे आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो सबसे पहले जो चीज इन्होंने बताई है वो बताई है एबनॉर्मेलिटी के बारे में, ठीक है। अब सुनो, बहुत सारे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे डेफिनेशंस दी हमें एबनॉर्मलिटी के बारे में, ठीक है। लेकिन किसी को भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं मिली। लेकिन फिर भी उसमें कुछ चीज़ें कॉमन थी। वो क्या थी? 4 Ds। 4 Ds में सबसे पहला आता है डेविएंस। अब डेविएंस तुम लोग बोलोगे कि ये डेविएंस है क्या? तो ये बहुत इजी है। इसका मतलब है कि जो लोग अनयूजुअल या फिर वेरी स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं एबनॉर्मल, ठीक है। उस पर्सन को हम बोल देंगे कि वो एबनॉर्मल है। उसके बाद दूसरी जो टर्म आई वो आई डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब हो गया कि वो लोग, ठीक है, जो दूसरों को अपसेट कर दे, ठीक है, या अनप्लेजेंट बिहेवियर शो करे दूसरों की तरफ, ठीक है, काफ़ी स्ट्रेसफुल हो, ठीक है, तो उसे हम कह देंगे कि वो एबनॉर्मल है, ठीक है। उस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्ट्रेस। इसके बाद जो 3rd D है हमारा वो है डिसफंक्शन। अब डिसफंक्शन का क्या मतलब है? डिसफंक्शन हो गया वो फीचर्स जो आपके नॉर्मल फंक्शंस को डिस्टर्ब कर दे, या फिर अगर आप कोई भी पर्सन है जो अपना डेली रूटीन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, अच्छे से नॉर्मली बिहेव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वो हो गया डिसफंक्शन। उसके बाद लास्ट जो आता है हमारा डी वो है डेंजर, ठीक है। डेंजर हो गया कि एक डर रहेगा कि वो जो पर्सन है वो आपकी सोसाइटी को हार्म पहुंचा देगा, या फिर हम कह सकते हैं कि वो किसी को हार्म पहुंचा देगा, ठीक है, या खुद को हार्म पहुंचा देगा, ठीक है, जैसे सुसाइड हो गया, सेल्फ एग्रेशन हो गया, वायलेंस हो गया, ठीक है, उसे हम कहते हैं डेंजर, ठीक है। तो इन चारों चीजों से जो लास्ट में निकल के आया एबनॉर्मेलिटी का मतलब, वो आया कि एबनॉर्मेलिटी का मतलब है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से अवे, उस चीज को हम बोल देंगे एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया और एबनॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको इस पे कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको ये सारा एक्सप्लेन करना है कि उसमें 4 Ds भी बताने हैं और लास्ट में आप लिख देना एबनॉर्मेलिटी लिटरली मीन्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद वो है वेरियस अप्रोचेस, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत सारी अप्रोचेस निकल के आई जिसने हमें नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर के बीच में डिफरेंशिएट करके बताया। तो उसमें से सबसे पहले अप्रोच निकल के आई वो थी एबनॉर्मल बिहेवियर एज डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। इसका मतलब है कि जो सोसाइटी में अच्छे से फिट नहीं हो पाते, ठीक है, जिसे सोसाइटी के नॉर्म्स के बारे में नहीं पता, जो उसके नॉर्म्स के तहत बिहेव नहीं करता है, ठीक है, उसे हम कह देते हैं कि वो क्या है, एबनॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड अप्रोच निकल के आई वो आई माल अडेप्टिव अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या था कि जो जिनका बिहेवियर माल अडेप्टिव है, मतलब कि अगर उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग और ग्रोथ में कोई इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है, तो उस बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल बिहेवियर बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं क्वेश्चन है, ये आपको 6 मार्क्स में भी आ सकता है,
ठीक है। तो अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, तो सबसे पहले जो चीज निकल के आती है वो आती है एंशियंट थ्योरी। ठीक है। अब एंशियंट थ्योरी क्या बोलती थी कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसे हम सुपरनैचुरल और मैजिकल फोर्सेस की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब सुपरनैचुरल और मैजिकल फोर्सेस क्या हो गया, स्पिरिट्स हो गए, डेविल्स, इविल्स, ये सारी चीजों में इस टाइम पे वो क्या करते थे, इन चीजों में मानते थे। तो इसी में एक टर्म आती है एक्सोर्सिज्म एंड ड्रिलिंग इनटू द स्कल, जिसका क्या मतलब है कि इविल्स को रिमूव करना जो एक पर्सन के इंडिविजुअल के अंदर रिजाइड कर रहा है, ठीक है, काउंटर मैजिक और प्रेयर के साथ। ये क्वेश्चन एक्सोर्सिज्म आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद जो आगे हमें बताया, उन्होंने बताया है एक शमन के बारे में। शमन क्या होता है, एक पर्सन जो जिसका मतलब हम कह सकते हैं जिसका कांटेक्ट होता है सुपरनैचुरल फोर्सेस के साथ, और वो एक पर्सन उनके साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, और जिस पर्सन में भी वो आत्मा वगैरह आई होती है उसे निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, ये हो गया एक मेडिसिन मैन। उस टाइम पे इन चीजों पे काफी ज्यादा बिलीव किया जाता था एंशियंट टाइम में। ठीक है, इन चीजों को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता था। इसके बाद जब लोग आगे बढ़े, ठीक है, तो उसके बाद जो अप्रोच आई वो थी बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच। ठीक है, अब बायोलॉजिकल अप्रोच क्या कहती है, ये कहती है इंडिविजुअल्स अगर मतलब स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जो उनकी बॉडीज है, उनका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, कि जो ब्रेन और बॉडी है अच्छे से काम नहीं कर रही है, इसीलिए एक जो पर्सन है वो स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मॉडर्न एरा में एक एविडेंस आया कि जो बॉडी और ब्रेन प्रोसेसेस होती हैं वो माल अडेप्टिव बिहेवियर के साथ लिंक्ड होती हैं। ठीक है, और इसी के चलते एक आगे अप्रोच आई साइकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्यों होती हैं, क्योंकि कुछ इंटरफेरेंस होती है, एक पर्सन कैसे सोचता है, कैसे फील करता है, ठीक है, कैसे वर्ल्ड को परसीव करता है, उसके बीच में कुछ इनएडिक्वेंसीज होती हैं। इसीलिए एक पर्सन जो है वो स्ट्रेंजली बिहेव करता है या उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अक्कर होती है। ठीक है, इसी के बाद क्या हुआ, एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है, उसमें क्या था कि तीनों जो पर्सपेक्टिव है, सुपरनैचुरल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच, वो रीअकर्ड हुई। ठीक है, हिस्ट्री जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की हिस्ट्री थी उसमें रीअकर्ड हुई, बार बार वो चीजें देखने को मिली। ठीक है, तो अब इन्होंने आगे हमें बताया है कि एक ऑर्गेनिज्म अप्रोच आई। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म अप्रोच क्या कहती है, ये एक मतलब हिपोक्रेट्स के द्वारा डेवलप हुई थी, जो कि हमारे मॉडर्न मेडिसिन के फादर हैं। ठीक है, सोक्रेट्स के द्वारा और प्लेटो के द्वारा डेवलप हुई थी। ठीक है, और इसी के अंदर इन्होंने बताया है कि जो गैलन थे उन्होंने ह्यूमर्स का रोल बताया था। एक पर्सन के करैक्टर, जो पर्सनल करैक्टर होता है या टेम्परामेंट होता है, उसमें ह्यूमर क्या रोल प्ले करता है, गैलन ने हमें ये बताया था। और उनके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है, ठीक है, वो 4 एलिमेंट से बना है, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, जिसमें 4 एसेंशियल बॉडी फ्लूइड्स आते हैं। पहला है ब्लड, दूसरा है ब्लैक बाइल, तीसरा है येलो बाइल एंड फोर्थ इज फ्लेगम। ठीक है, तो ये बिलीव करते थे कि जो मेंटल इलनेस होती है वो क्यों होती है, क्योंकि जो बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं या ह्यूमर्स होते हैं उनमें कुछ इम्बैलेंसमेंट अक्कर होती है, इसीलिए वो लोग जो है थोड़ी मेंटली इल हो जाते हैं। ठीक है, या फिर एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। तो ये उसी की तरह सिमिलर है वात, पित्त एंड कफ की तरह, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मिडिल एज में डिमोनोलॉजी और सुपरस्टिशंस को इम्पोर्टेंस मिली। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंस मिली, क्योंकि ये देखा गया कि वो काफी अच्छे से एबनॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। डिमोनोलॉजी क्या हो गया कि एक ऐसा बिलीव कि जो लोग जिन्हें मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो इविल्स होते हैं। ठीक है,
कि उनके अंदर यहाँ कोई आत्मा उत्मा वगैरह आ गई होती है, उस चीज को बोला जाता था डिमोनोलॉजी। ठीक है। और उस टाइम पे क्या हो गया कि जो मेडिकल डेवलपमेंट थी वो काफी ज्यादा स्लो डाउन हो गई, क्योंकि उस टाइम पे चर्च का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया था। उनका क्या मानते थे वो लोग, वो ये मानते थे कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो गॉड की क्रिएशन है, उन्हें गॉड ने बनाया है, एंड और वो इसलिए नहीं बने हैं कि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि मिडिल एज में डायमंड्स पे और डेविल्स पे काफी ज्यादा मतलब उनका काफी ज्यादा रोल होता था। ठीक है। उन्हें काफी ज्यादा महत्व दिया गया। उसी के बाद एक पीरियड आया जिसे बोला गया रिनाइजेंस पीरियड। इस पीरियड में क्या हुआ कि जो मतलब इसमें क्या हुआ, ह्यूमैनिज्म और क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा बिहेवियर के लिए बढ़ गई थी। ठीक है। लोग जानना चाहते थे कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं। ठीक है। इस टाइम पे वो चीज काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो इसी के चलते क्या हुआ, जॉन वेयर ने कुछ कॉज बताए हमें। पहला उन्होंने कॉज बताया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कि साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट अक्कर होते हैं। ठीक है। एक पर्सन के अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट अक्कर होते हैं जिसके कारण वो काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल फील करता है। ठीक है। डिप्रेस्ड हो जाता है और उसे क्या होता है कि वो एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देता है। दूसरा इन्होंने बताया डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ठीक है। कि अगर किसी पर्सन का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा है, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो इसीलिए भी क्या होता है कि वो पर्सन एबनॉर्मल बिहेव करता है। ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने बताया कि जो जॉन वेयर ने कहा कि जो विचेस होती हैं वो मेंटली डिस्टर्ब होती हैं और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, ना कि थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है। तो उसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है के अंदर वो है एज ऑफ रीजन्स एंड एनलाइटमेंट। ठीक है। अब 17th और 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो साइंटिफिक मेथड्स थे उन्होंने फेथ और डोगमा, ठीक है, इन चीजों को रिप्लेस कर दिया। ठीक है। ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके एबनॉर्मल बिहेवियर को। इसी के चलते एक मूवमेंट अक्कर हुई, रिफॉर्म मूवमेंट। इसमें क्या हुआ कि उन लोगों के लिए मतलब कंपैशन इंक्रीज हो गया जो इन चीजों से मतलब सफर कर रहे थे। ठीक है। और इसी की वजह से क्या हुआ, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुई। ठीक है। इसका मतलब है कि हमें लोगों को सिर्फ ट्रीट नहीं करना है। ठीक है। हमें उन्हें सिर्फ ट्रीट नहीं करना है कि हम उन्हें ट्रीट कर रहे हैं और छोड़ दिया। हमें उन्हें वापस उसी स्टेज पे लाना है, उसी लाइफ में लाना है जिस लाइफ में वो इस चीजों से मतलब जब सफर किया उन्होंने उससे पहले कैसे थे, उसी लाइफ में उसे वापस लेकर आना है। ठीक है। और इसी के चलते इसमें लास्ट में इन्होंने बताया कि एक इंटरेक्शनल अप्रोच निकल के आई जिसे बोला गया बायो साइको सोशल अप्रोच। और ये जो सारे पर्सपेक्टिव हैं, जो तीनों जो हमने फैक्टर्स पढ़े, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इन्फ्लुएंसिंग द एक्सप्रेशन एंड आउटकम ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के। ठीक है। तो ये हमारा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसी के बाद हम अब स्टडी करेंगे फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर। जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण एक पर्सन एबनॉर्मली बिहेव करता है या एक पर्सन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर करता है। तो उसके पीछे जरूर कुछ मतलब होंगे ना, कुछ कारण होंगे, कुछ फैक्टर्स होंगे। तो उन्हीं फैक्टर्स को अब हम स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो तुम लोग जान लो कि इसमें 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल एंड इंटरपर्सनल। ठीक है। ये 4 फैक्टर्स है जिसे हम इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। ठीक है। तो अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम फॉल्टी जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन एम्बैलेंसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, माल न्यूट्रिशन। ठीक है। ये कुछ कारण होते हैं जिनके कारण क्या होता है कि एक पर्सन एबनॉर्मली बिहेव करता है। ठीक है। जैसे हो गया
कि एक पर्सन की जो मतलब नॉर्मल डेवलपमेंट जो हो रही थी उसमें कुछ इंटरफेरेंस आ जाती है, ठीक है। एक आपकी एक नॉर्मली जैसे एक बॉडी वर्क करती है वैसे नहीं कर रही है, ठीक है, कुछ एंडोक्राइन एम्बैलेंसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, एक पर्सन एबनॉर्मली बिहेव करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो है जेनेटिक मॉडल। अब जेनेटिक मॉडल में क्या, ये जो मॉडल है ना, ये सीजोफ्रेनिया, मेंटल रिटार्डेशन और जितने भी बाकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ना उसके साथ लिंक्ड है, ठीक है। मतलब ये कहते हैं कि एबनॉर्मल एक पर्सन अगर एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है तो उसका कोई मतलब ऐसे रीजन नहीं है बल्कि एक जेनेटिक रीजन है। मतलब कि अगर एक पर्सन के पेरेंट्स को कोई एबनॉर्मेलिटी थी, कोई डिसऑर्डर था, तो इसीलिए बच्चे को भी वो डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि ये क्या होता है, हेरिडिटरी फैक्टर्स कह सकते हैं हम इन्हें, ठीक है। उसके कारण आप एक मतलब एबनॉर्मली बिहेव करते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो मॉडल है वो है साइकोलॉजिकल मॉडल। अब साइकोलॉजिकल मॉडल में क्या होता है, ये कहता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसके कारण एक पर्सन एबनॉर्मली बिहेव करता है, जिसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है मैटरनल डेप्रिवेशन। मतलब कि अगर एक पर्सन अपनी मदर से सेपरेट हो चुका है, ठीक है, तो उसके कारण भी क्या होता है, एक पर्सन को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया है फॉल्टी चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। मतलब कि अगर चाइल्ड को इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि वैल्यू नहीं मिल रही है घर पे, ठीक है, उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, ठीक है, या फिर एक पेरेंट है जो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है बच्चे को लेकर, ठीक है, या रिजेक्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं इन चीज़ों में। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है माल अडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर सिंगल मदर है, ठीक है, वो सब कुछ वो डील कर रही है, बच्चे को भी देख रही है, घर भी संभाल रही है, या फिर सिंगल फादर है जो सब कुछ देख रहा है, ठीक है, या एक न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली में कन्वर्ट हुए हैं या डाइवोर्स हुआ है, उसके कारण भी क्या होता है कि आपको एक पर्सन को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। उसके बाद हमारा जो इसी के अंडर हम कुछ पढ़ेंगे, इसी के अंदर हमारा सबसे पहले जो मॉडल पढ़ेंगे हम वो है साइकोडायनेमिक मॉडल। तो ये याद रखना कि ये सबसे ज्यादा फेमस और ओल्डेस्ट मॉडल है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि एक बिहेवियर नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल कैसे पता चलता है, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण पता चलता है, ठीक है। तो इसी में इन्होंने आगे बताया है कि ईगो और सुपर ईगो जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, इन चीजों के द्वारा हमें पता चलता है कि एक पर्सन क्या है, वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है कि नॉर्मल बिहेव कर रहा है। उसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट इसके अंदर मॉडल है वो है बिहेवियरल मॉडल, ठीक है। ये कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर वेदर नॉर्मल और एबनॉर्मल, ठीक है, कि मतलब जो एक बिहेवियर है वो हम लर्न कर सकते हैं या फिर अनलर्न कर सकते हैं। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग वगैरह, ठीक है। तो इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इन्होंने आगे यही बोला है कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है कि हम उसे लर्न करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ आपने अगर फॉल्टी लर्न किया है, फॉल्टी लर्निंग थी, तो उसके कारण क्या होता है कि एक पर्सन एबनॉर्मल बिहेव करता है क्योंकि उसकी जो लर्निंग होती है वो अच्छे से नहीं होती है, इसलिए वो ऐसे बिहेव करता है। तो इसमें आगे इन्होंने यही बताया कि 3 मतलब थ्योरीज बताई हैं बिहेवियरल मॉडल की। एक है क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग और तीसरी है सोशल लर्निंग, कि कैसे आप लर्न करते हो। तो अगर लर्निंग में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो आपका जो बिहेवियर होगा वो अच्छे से डेवलप नहीं होगा, जिसके कारण आप एबनॉर्मल बिहेव करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है कॉग्निटिव मॉडल। ये कहता है कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो मतलब फॉल्टी थिंकिंग का कॉन्सिक्वेंस है। मतलब अगर आप अच्छे से नहीं सोच रहे हो, ठीक है, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो काफी ज्यादा नेगेटिव है, इरेशनल बिलीव्स आपने पकड़ के रखे हैं, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो एबनॉर्मल बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसके आगे जो अगला मॉडल है वो है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल, ठीक है। अब ये मॉडल क्या कहता है, फोकस करता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ब्रॉड एस्पेक्ट्स पे। अब क्या कहता है कि जो ह्यूमनिस्टिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं उनमें
एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। कैसी नेचुरल टेंडेंसी? टू बी फ्रेंडली, ठीक है, कोऑपरेटिव, ठीक है, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो टेंडेंसीज होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल होती हैं कि मतलब एक पर्सन जब बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो उसी वक्त उसके अंदर ये टेंडेंसीज आ जाती हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो एग्जिस्टेंशियल होते हैं वो बिलीव करते हैं कि बर्थ से ही हमारे पास फ्रीडम होती है कि अपनी एग्जिस्टेंस को मीनिंग देना, ठीक है। और जब कोई पर्सन अपनी एग्जिस्टेंस का पता नहीं कर पाता कि मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, कि मेरा आगे मैंने करना क्या है, ठीक है, जब वो ये चीज़ें पता नहीं कर पाता, खुद से ही उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होना अक्कर हो जाते हैं, ठीक है, तो उसी के कारण क्या होता है कि वो एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देता है। इसके आगे जो हमारा मॉडल है वो है सोशियो कल्चरल मॉडल। तो ये कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सोशियो कल्चरल फैक्टर्स है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, ठीक है, प्रिजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन, कल्चर, ये ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं कि वो नॉर्मल बिहेवियर है या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट मॉडल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है, तो इसका नाम है डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल। तो ये क्या कहता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कब होते हैं? जब एक डायथीसिस हो गया बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन टू द डिसऑर्डर, वो सेटअप हो जाए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के कारण, ठीक है। तो इसके अंदर भी 3 कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। पहला आता है प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एब्रिएशन विच मे बी इनहेरिट्स, ठीक है। दूसरा आता है डायथीसिस में कैरी अ वल्नरेबल टू डेवलप अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। और थर्ड आती है प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेसर। पैथोजेनिक स्ट्रेसर कौन से हो गए? वो स्ट्रेसर दैट मे लीड टू साइकोपैथोलॉजी, ठीक है, जिसके कारण साइकोपैथोलॉजी हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं पैथोजेनिक स्ट्रेसर, ठीक है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक खत्म होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर दूंगी। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।